स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। तो जो टीबी की बीमारी होती है उसे क्षय रोग भी कहते हैं और बहुत कॉमन है और हर किसी ने ये नाम सुना होगा। तो और ये लगभग सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के सिलेबस में है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं टीबी की बीमारी जो है या ट्यूबरकुलोसिस है वो कैसे होता है। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण इन्फेक्ट होने से ये टीबी की बीमारी होती है। इसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये फैलता कैसे है। तो एरोसॉल ड्रॉपलेट मेथड से ये फैलता है। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जिसको ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स हैं, जिसको कफ आ रहा है या लंग्स में मेनली जो है पल्मोनरी टीबी है, जो लंग्स की टीबी है, तो उसके सिम्टम्स हैं, तो वो जो है थूकता है या छींकता है कहीं पर, या कफ है निकलता है, तो वो अगर जो उसका जो प्रोडक्ट है जो कफ का या छींक का थूक का, तो वो डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में आता है एयर के थ्रू दो नेक्स्ट पर्सन के, तो उसको इन्फेक्शन होता है। मतलब कि ये वन पर्सन टू नेक्स्ट पर्सन स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन पीपल हैव टीबी, एक्टिव टीबी इन देयर लंग्स, कफ, स्पीट और स्नीज। इसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स क्या है। तो लक्षण इसमें क्या क्या मिलते हैं। मेनली जो पल्मोनरी टीबी, जो लंग्स की टीबी होती है, जो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है टीबी में। इसके लक्षणों के बारे में बताया जाता है कि बहुत लंबे टाइम से अगर खांसी है या बलगम में जो है खून आता है तो टीबी कहलाता है। तो हम देखेंगे कि वो जो लक्षण है वो मेनली जो लंग्स की जो टीबी होती है, पल्मोनरी टीबी, उसके लक्षण से। इसके अलावा अगर बॉडी की किसी और पार्ट में टीबी है तो उसके लक्षण अलग हो सकते हैं या लक्षण नहीं भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे क्या क्या लक्षण है। क्रोनिक कफ विथ ब्लड कंटेनिंग म्यूकस। उसके बाद देखेंगे फीवर, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस। तो टीबी के मरीज का वेट लॉस होता है। अगर टीबी पुरानी हो जाए, अगर इन्फेक्शन एक्टिव हो तो धीरे धीरे उसका लॉस होता है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। तो टीबी का व्यक्ति जो बहुत वीक होता है। इसके बाद हम देखेंगे डायग्नोस्टिक मेथड। तो ये सारे जो है लक्षण है एक्टिव टीबी के हैं। एक्टिव टीबी मतलब उसके करंट सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं, इन्फेक्शन तुरंत हुआ है, सिम्टम दिख रहे हैं। इसके अलावा होता है एक लेटेंट टीबी। तो लेटेंट टीबी का मतलब है कि टीबी का बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया है लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं और वो शांत पड़ा हुआ है बॉडी में। और जब कभी भी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी तो वो लक्षण दिखने लगेंगे, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट टीबी। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक मेथड जो है। तो डायग्नोस्टिक में कैसे इसको पता लगाते हैं। जो लंग्स टीबी के लिए हमें चेस्ट एक्सरे और स्पूटम जो निकलता है उसका कल्चर जो है किया जाता है, स्टेनिंग की जाती है। एएफबी स्टेन से हमें पता लगाया जाता है कि बैक्टीरियम है या नहीं। इसके बाद देखेंगे ये एक्टिव टीबी के लक्षण है। इसके अलावा ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी किया जाता है जो लेटेंट टीबी के लिए यूज़ किया जाता है, या मॉन्टूस टेस्ट जो स्किन में किया जाता है, तो उससे हमें लेटेंट टीबी के बारे में पता चलता है। इसके अलावा और भी आजकल बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं, जैसे टीबी श्योर या टीबी गोल्ड जो है पर्टिकुलर लैब की जो डायग्नोस्टिक मेथड है, तो उससे हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं तो जिसके कारण हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या है। तो जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसमें ज़्यादा चांसेस है टीबी के इन्फेक्शन, क्योंकि उसके लंग्स ऑलरेडी वीक होते हैं, तो पल्मोनरी टीबी होने का ज़्यादा चांस है। इसके बाद हम देखेंगे एक्यूट सिम्टम्स। अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से पीड़ित है या एड्स है उसको, या कोई पुरानी बीमारी है और उसकी बॉडी ऑलरेडी जो वीक है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं और इन्फेक्शन होने के बाद लक्षण भी बहुत तेज़ी से आते हैं, एक्यूट सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो कोई व्यक्ति अगर है किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसका डस्ट डिपॉजिट होता है लंग्स में, या कोई धुआं जिसमें कुछ केमिकल्स के धुएँ निकलते हैं, तो कुछ वैसे जो ऑक्यूपेशन इंड्यूस जो है लंग्स डिसीज़ होती है, तो उसमें भी टीबी की ससेप्टिबिलिटी रहती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन कैसे बचा जा सकता है टीबी से। तो टीबी के बारे में जानकारी होना, लोगों के बीच में जागरूकता होना। दूसरी बात है स्क्रीनिंग। जो हाई रिस्क केस है जैसे स्मोकिंग या लंग्स जिसके ऑलरेडी वीक हैं या कोई पुरानी बीमारी है, तो उन लोगों की जो है स्क्रीनिंग, अगर थोड़ा भी सिम्टम मिलते हैं जैसे कफ मिलते हैं तो उस केस में जल्दी से पता लगाना, तो स्क्रीनिंग करना और अर्ली डिटेक्शन होता है तो जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, तो बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन में और क्या है। वैक्सीनेशन जो बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो बचपन में ही हमें डोज दी जाती है, तो उससे जो है कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये वैक्सीनेशन जो है इससे भी प्रिवेंट किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए मल्टीपल एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है ट्यूबरकुलोसिस में। तो मेनली जो है अब जो थेरेपी जो आ रही है वो 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है और इसे कहते हैं डॉट्स थेरेपी। डॉट्स का मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी जो गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्राइटेरिया जो है बताया गया है या
किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब अगर किसी व्यक्ति को टीबी की मेडिसिन दी जाती है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि वो मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा है, जिससे उसकी बीमारी और ना बढ़े और उसके अलावा वो दूसरों को भी फैलाने में सक्षम ना हो, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी है। तो इसमें जो 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, तो जनरली आपने मार्केट में सुना होगा AK84, ये पेटेंट मेडिसिन है ब्रांड नेम के हिसाब से। तो AK84 और 3-2 जो है 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन AK84, 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन AK83 एंड 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन AK82। तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से या उसके एक्यूट कंडीशन या उसके सिम्टम्स के हिसाब से या उसको किस चीज़ की डिमांड है उस हिसाब से दिया जाता है। तो ये जो है कॉमन एंटीबायोटिक है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से साइट्स हैं जो लंग्स के अलावा और जहाँ पर टीबी स्प्रेड हो सकता है या इन्फेक्ट कर सकता है या कॉमन साइट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लूरा जो है, प्लूरल मेम्ब्रेन में जो इन्फ्लामेशन होता है इसे ट्यूबरकुलस प्लूरेसी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है या मेनिंजेस को अफेक्ट करता है, ब्रेन के तो लेयर को, तो हम ट्यूबरकुलस मेनिंजेस कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम को जब ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट करता है तो उसे स्क्रोफुला ऑफ नेक, जो मेनली जो है ये सिम्टम्स हमें एक्सटर्नली देखने को मिलता है कि नेक्स में जो है स्वेलिंग से या लम्स दिखाई देते हैं, तो इसको कहते हैं स्क्रोफुला ऑफ नेक। तो लिम्फेटिक स्प्रेड जब होता है तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके बाद देखते हैं जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। तो यूट्रस का टीबी होता है, यूरोजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस जो होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बोन्स एंड जॉइंट्स में अगर टीबी स्प्रेड होता है तो उसे हम पॉट्स डिसीज़ कहते हैं, पॉट्स डिसीज़ ऑफ स्पाइन कहते हैं। तो इसमें सभी अलग अलग बॉडी पार्ट के हिसाब से सिम्टम्स अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मिलियरी टीबी या डिसेमिनेटेड टीबी। तो जो टीबी का जो फैटल फॉर्म है जो है वो मिलियरी टीबी कहलाता है। जब टीबी स्प्रेड होने लगता है लिम्फ हिमेटोजिनस इधर लिम्फेटिक सिस्टम से या जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से जो स्प्रेड होता है और जो है डिसेमिनेशन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसे हम कहते हैं मिलियरी टीबी। इसमें जो है टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है ट्रेवल करता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट में और ये बहुत ही फैटल कंडीशन होती है। फिर हम देखते हैं पैथोजेनेसिस क्या है। तो पैथोजेनेसिस मतलब टीबी का जो है ऑनसेट से लेके पूरा उसका सिम्टम्स आने तक जो स्टेप्स होते हैं उसे हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। तो अगर कोई पर्सन जो टीबी से इन्फेक्टेड है, पल्मोनरी टीबी से एक्यूट उसमें सिम्टम्स है, अगर वो कफ करता है, स्नीच करता है, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो दूसरे व्यक्ति के नेजल कैविटी से एंटर करते हैं या माउथ से, और वो एंटर करते हैं ब्रोंकाई में, फिर एल्वुलाई में जाते हैं। एल्वुलाई के बाद बैक्टीरिया वहाँ पे जो है मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होके वहाँ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके अलावा लंग्स को इफेक्ट करते हैं। फिर अदर बॉडी पार्ट्स में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो अदर बॉडी पार्ट्स में जो है स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी हमें दिखाई देता है या उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और कभी कभी लेटेंट फॉर्म में भी होता है ये अदर बॉडी पार्ट्स में। तो ये रही पूरी जानकारी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, और आई होप कि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सारी चीज़ें आसान भाषा में आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करती हूँ।